All right, guys, we have met for कंपनी लॉ पार्ट बी पोर्शन। अब से हम लोग कंपनी लॉ में पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। द रीजन वाई वी हैव बिगन विथ पार्ट बी ऑफ कंपनी लॉ इज बिकॉज जो पूरा फाउंडेशन है पूरे सब्जेक्ट का, पूरी कंपनीज एक्ट 2013 का जो फाउंडेशन है वो है इस पार्ट बी में। फंडामेंटली हम कंपनीज एक्ट 2013 में जो पार्ट बी वाला पोर्शन है, इस पार्ट बी में डिसीजन मेकिंग, कंपनी में जिस भी प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिए जाते हैं, कुछ डिसीजंस शेयर होल्डर्स द्वारा लिए जाते हैं। दोनों के ही जो डिसीजन हैं वो किस तरह से लेने होते हैं, किस तरह से लिए जाते हैं, वो वाले चैप्टर्स हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी जस्ट टेल यू द एजेंडा। वी आर गेटिंग इनटू द पार्ट बी पोर्शन। जस्ट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू टू नोट फ्यू थिंग्स। तो पार्ट बी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा स्कीम बता देता हूँ इस पार्ट बी का, और इवेंचुअली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी। तो पार्ट बी का जो चैप्टर है वो हम लोग शुरू कर लेंगे। बट सबसे पहले सच बात ये है कि पार्ट बी जो है ये 40 मार्क्स का पोर्शन है। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 40 मार्क का है, लेकिन जो पोर्शन इसमें है ये पोर्शन स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमारा जो पार्ट ए है वो भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो फाउंडेशन स्टोन है ना, जो स्ट्रेटेजिक पोर्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का, आईसीएसआई ने भी तो इसीलिए 3 या 4 चैप्टर्स 40 मार्क के कर दिए ना। आईसीएसआई 40 मार्क का पोर्शन को 3 या 4 चैप्टर्स वो 40 मार्क के लिए क्यों करेगी आपको, क्योंकि आईसीएसआई भी चाहती है कि आप वो हार्ड कोर पोर्शन को घोट डालें। और अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी पोर्शन देखोगे तो एग्जामिनेशन में भी जो पार्ट बी होता है उसमें हार्ड कोर केस स्टडीज, वो पूरे सेक्शंस को उनका फ्यूजन करके वो लोग पूछ रहे होते हैं, है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि पार्ट बी सबसे ज्यादा क्रूशियल है अगर आपको कंपनीज एक्ट 2013 को पकड़ना है तो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पार्ट बी में कौन से चैप्टर्स हैं थोड़ा सा बताता हूं, एंड वी विल इवेंचुअली स्टार्ट मूविंग ऑन लिटिल फास्टर आफ्टर दैट। सो यहां पर हम लोग फंडामेंटली बात करने वाले हैं एक कंपनीज एक्ट के चैप्टर 7 की, देन यू हैव 11, 12, 13 which is related to directors. So then we have chapter 11. ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर 11, 12, 13 है। तो कोई भी प्रोफेशनल जो होता है वो कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स की सीरीज भी पकड़ के रखता है, उसको पता होता है कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ दी हुई है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी अब प्रोफेशनल्स की तरह ही बिहेव करना शुरू करें, प्रोफेशनल्स की तरह ही पढ़ना शुरू करें, है ना। सो इसमें क्या क्या आने वाला है, तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो मतलब ये जो पार्ट बी है 40 मार्क्स का, इसमें 4 फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, और दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वो चारों किससे किससे रिलेटेड हैं। सो दीज आर द चैप्टर्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी। So number 1 is management and administration. ये कमेंट्री सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कमेंट्री है ये पूरे पार्ट बी को बेसिकली एक पार्ट बी का एक रास्ता आपके लिए खोल देगी। उसके बाद फिर एक एक चैप्टर जब हम शुरू करते हैं उसके चैप्टर के पहले की जो कमेंट्री होती है, दैट्स वेरी क्रूशियल. This is what I've learned from my mentors, my teachers, that whenever I start with any chapter, the first thing is I must have listened to some guru or my mentor or some of my teacher who probably will tell me what is there in the chapter, where I have to be very a little more focused, which are the sections which probably will deserve a little, which will matter a little more. So what happens is just listen to what I'm saying, and probably after a while you'll understand कि ये क्यों crucial है इसके बारे में बात करना. सो ये चैप्टर क्यों थोड़े से क्रूशल है ये आपको समझ जाएगा धीरे धीरे करके. सो दिस इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो एक आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये चैप्टर जो है ये है जनरल मीटिंग्स से रिलेटेड. जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती है ये चैप्टर वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग से रिलेटेड है. सो दैट इज व्हाट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. Further,
all the three chapters which you can see here, all these three chapters are related to the directors. ये तीनों चैप्टर जो हैं ये डायरेक्टर्स से रिलेटेड हैं. तो जब मैं बोलता हूं ना कि या जब अब हम लाइव सेशन में मिलेंगे, क्योंकि बेसिक्स का सेक्शन, बेसिक्स की पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है, तो अभी लाइव सेशन होगा आपका. तो जब मैं बोलता हूँ ना डायरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, तो आई डोंट मीन कि कोई एक चैप्टर डायरेक्टर का स्ट्रांग करो. मैं बोल रहा हूँ कि कंपनीज एक्ट 2013 में डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी की सारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. है ही कितने यार, 50 तो सेक्शन है यार. लेस देन अ मंथ यू विल टेक अगर तुम सीरियसली बैठ गए तो. बट ये पोर्शन शुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रांग. देन अच्छा, ये चैप्टर्स कौन से हैं, ये चैप्टर्स में कौन सी चीजें आने वाली है? फॉर द टाइमिंग लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन. सो दिस इज योर इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स. तो फंडामेंटली डायरेक्टर्स किस कंपनी में कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, रिमूवल कैसे होगा, डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन आई एम सॉरी, डायरेक्टर्स का किस तरह से विकेट हो जाएगा ऑफिस, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर, जितने भी टाइप के डायरेक्टर्स हैं या वुमेन डायरेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड. वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर further. Then you have one more chapter, chapter 12, which is on meetings of the board and its power. आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि ये चैप्टर्स क्यों रेलेवेंट हो जाएंगे एंड व्हाई आई वुड प्रिसाइसली बी फोकसिंग अ लिटिल मोर ऑन द स्ट्रक्चर. क्योंकि ढांचा कमजोर रह जाएगा, मजा नहीं आएगा. तो ढांचे के लिए समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली कैसे चीजें चलने वाली है. एंड चैप्टर 13 इज अबाउट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. ओके, नाउ देख यार, आप बोलोगे सर दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी टोल्ड अस, टेल अस समथिंग न्यू. हाँ, तो मैं कुछ नया ही बता रहा हूँ, सुन तो लो. तो फंडामेंटली ये जो चैप्टर है ये डायरेक्टर से रिलेटेड है. बेसिक्स, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल एक्सेट्रा. दिस इज अबाउट द बोर्ड मीटिंग्स. आई एम ट्राइंग टू कीप इट अ लिटिल सिंपल फॉर यू एट दिस मोमेंट. सो दिस इज अबाउट बोर्ड मीटिंग्स. देन अगर मैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में बात करूं, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में हम बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सोनल की, कंपनी सेक्रेटरी की. तो ये चैप्टर जो है दिस इज अबाउट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. में वैसा ही लिख देता हूँ, मैनेजरियल पर्सोनल उससे रिलेटेड चैप्टर है. तो दीज आर द 4 चैप्टर्स जो आप लोग पूरे के पूरे बहुत ज्यादा वेटेज के लिए आप ये पोर्शन पढ़ने वाले हो. 40 मार्क का पोर्शन है. फ्रैंकली स्पीकिंग 1.5 महीना 2 महीना कहीं नहीं गया इसको पढ़ने में, लगता ही है. और अगर आपके सीनियर्स फ्रेंड्स होंगे या जिनका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया होगा, उनसे पूछना कि ये पोर्शन इतना क्रूशल है, बहुत क्रूशल है पोर्शन. तो स्ट्रैटेजिक एज जो मिलेगी आपको वो ये पोर्शन से ही मिलेगी, क्योंकि यही सारे चैप्टर्स में डिसीजन मेकिंग आ जाती है. जस्ट अ लिटिल मोर थॉट ऑन दिस एंड इवेंचुअली वी विल किक स्टार्ट. तो इसमें थोड़ा सा थॉट आपके साथ कुछ और शेयर करने का मन था, वो शेयर करता हूँ. आगे चलते हैं. अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है. अभी अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं, जो फॉर्म्स की सीरीज है, ये चारों चैप्टर में जो फॉर्म्स की सीरीज है वो कैसे शुरू होती है? MGT1 टू MGT1, MGT2, MGT3, MGT4, MGT5, MGT6. तो जितने भी फॉर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे फॉर्म्स MGT1 2 3 4 5 6 की सीरीज में रहेंगे. ये जो चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स आएंगे वो आएंगे DIR सीरीज के. तो DIR1, DIR2, DIR3, DIR4, DIR12, जितने भी फॉर्म्स हैं वो DIR सीरीज के रहेंगे. वो इस चैप्टर से रिलेटेड है. कई बार ना बेचारा रैंडम बच्चा सीसेट से सीधे एग्जीक्यूटिव में आता है, उसको पहले दिन कोई बोल देता है DIR12. वो बेचारा बच्चा बोलता है DIR12 कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पैदा हो गया है फॉर्म. तो बहुत स्ट्रक्चर्ड एक्ट है. आप लोग थोड़ा स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी, स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे तो दिक्कत जाएगी. देन यू हैव दिस चैप्टर अगेन. तो यहाँ फॉर्म्स की जो सीरीज है वो सीरीज शुरू होती है कैसे? MBP. सर क्यों MBP? नाम में देखो क्या लिखा हुआ है,
meetings of the board and its power. So MBP1, MBP2, MBP3, MBP4 में भी सारे फॉर्म्स आपके सिलेबस में इतने इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट नहीं है, बट पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसी है, नहीं तो ढांचा ही कमजोर रहेगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आती है। फर्दर अब यहाँ पे फॉर्म्स कौन से रहने वाले हैं, यहाँ सीरीज होगी MR1, MR2, MR3, MR4। तो just before we begin, just before we start with the things, I must tell you that this is what you're going to check out probably। ये सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत काम आएगी आगे जाके, ठीक है। तो बहुत स्ट्रक्चरल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ये है आपका 40 मार्क का पोर्शन। मोटा मोटा जनरल मीटिंग्स कैसे होती है, शेयर होल्डर्स की डिसीजन कैसे ली जाती है, वोटिंग कैसे होती है, एक्सेट्रा इसमें कवर्ड है। फिर जो बाकी 3 चैप्टर्स हैं वो डायरेक्टर से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। मेरी इतनी बात अगर आपने मान ली ना कि आपने ये वाला पोर्शन में तोड़ दिया बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे भी मॉड्यूल 1 में व्हाट इज द चैलेंज, मॉड्यूल 1 में कौन से सब्जेक्ट में पीछे आता बच्चा। अभी इस अटेम्प्ट में तो आप देखोगे, तो मतलब भी मेरी बात हुई कुछ बच्चों से जब मैं उनको ऑनलाइन सेशन लिया, मैं कंपनी लॉ ही तो राड़ा है यार। टैक्सेशन भी चलो जब से एमसीक्यू हो गया थोड़ा इजी हो गया है पास करना। जूरिस तो पहला पेपर होता है यार, हमेशा 3-4 दिन की छुट्टी है, मतलब 3-4 दिन पहले से आप प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो। तो कंपनी लॉ तो सबसे बड़ा राड़ा होता है, अगर आपने ये भी क्लियर कर दिया तो फिर दिक्कत ही क्या लाइफ में, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इसका थोड़ा ध्यान रखें। फर्दर इसके अलावा भी कुछ है जिसके बारे में मुझे आपको अभी बता देना चाहिए। हाँ यार, थोड़ी सी बातें, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ बातें मैं आपको इसके साथ ही साथ बताता हूँ, भले आप शायद अभी नहीं समझ पाओ। तो पता है क्या है, आईसीएसआई ने जनरल मीटिंग्स के लिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी बताए हैं। तो आपको ये चैप्टर्स में बेयर एक्ट के सेक्शंस के साथ साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप चाहो तो जब आप अभी नोट्स बना रहे होगे तो आप लोग चाहो तो थोड़ा बेसिक नोट राइटिंग कर सकते हो। पार्ट बी किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, आप ये सोचो एग्जाम के एक दिन पहले एक पन्ने में हमको पूरा समझ में आना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, उस हिसाब से नोट जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल आपको मैंने बोला हुआ है ड्राइंग पेपर खरीदेगा, ड्राइंग वाले जो बुक्स आते हैं उसी पे नोट्स बनाना, आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। देन यहां पे कौन से सेक्शंस आएंगे क्लास, कम ऑन। सो इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स यू हैव सेक्शन 149 to 172। let me just save some space here, I'm sorry, yeah। Then here you have section 173 to 100। वैसे यार बताऊं सही सी बात, हम लोगों को सीएस एग्जीक्यूटिव में 185 तक ही पढ़ना होता है, क्योंकि उसके बाद वाले जो मतलब 186 जो है वो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स का होता है, वो तो पार्ट ए का चैप्टर है, तो हम पार्ट बी में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं सेक्शन 185 तक ही लिख रहा हूं। फर्दर हियर वी हैव सेक्शन 197 to 205। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू चेक आउट इन द इंटायर पार्ट बी पोर्शन। ओके, तो ये है पार्ट बी पोर्शन, सिर्फ 4 चैप्टर्स। आप इमेजिन करो आईसीएसआई ने क्यों 40 मार्क के लिए 4 चैप्टर्स दिए होंगे। अगर ये रेलेवेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आईसीएसआई इस तरह से क्यों क्लासिफाई करती। मैं तो मेरी क्लास में 8 साल से हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो कर रहा था, बेसिक्स पढ़ाया उसके बाद ये पढ़ाया। बच्चे बोलते भी इस तरह सीधे डायरेक्टर्स क्यों शुरू कर रहे हो। भाई मैं डायरेक्टर इसलिए शुरू करता था कि डिसीजन मेकिंग नहीं मालूम है। अगर कंपनी में फैसले कैसे होते हैं, डिसीजन लेना नहीं मालूम होगा तो आप बाकी की चीजें पढ़ोगे कैसे, है ना। तो ये वाला सिलेबस नहीं भी था, इसके पहले वाले सिलेबस में भी आई यूज्ड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर ओनली। मैं डायरेक्टर शुरू कर देता था जनरल मीटिंग के बाद। तो नाउ आईसीएसआई हैज चेंज द कोर्स अभी 2017-18 में, and I'm glad they have arranged it like this because now everybody will be focusing on these chapters because सही में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है कि उसको ये चैप्टर्स पूरा घटा हुआ हो। आप तो मुझे लगता है कि 2014-15 के भी बच्चे से पूछोगे तो मेरा यही स्ट्रक्चर था, जनरल मीटिंग हो गई, डायरेक्टर्स हो गए, खत्म हो गया, क्योंकि वो दोनों पोर्शन बहुत क्रूशल है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये पार्ट बी में आप लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हो, आप बोल रहे होगे कि चैप्टर 7 क्यों लिखा हुआ है। ये मैंने कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर्स की सीरीज के हिसाब से लिखा है। ये भी अगर किसी को मन कर रहा है कि यहां पे भी कुछ लिखना है तो फंडामेंटली ये शेयर होल्डर्स, मेंबर्स
उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर चैप्टर है। ओके, चलो एक काम करते हैं, अभी हम लोग जनरल मीटिंग्स वाला चैप्टर शुरू करते हैं। जनरल मीटिंग वाले चैप्टर्स का पहले तो मैं आपको पूरा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे देता हूं कि जनरल मीटिंग वाले चैप्टर्स में पूरे सेक्शंस कितने कितने पढ़ने वाले हैं, एंड इवेंचुअली वी विल गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ। ओके गाइस, सो चैप्टर 7 में हम लोग मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 7 हम लोग देख रहे हैं, और चैप्टर 7 बात करता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। सो लेट्स डू वन थिंग, अभी मैं आपको चैप्टर 7 का एक पूरा बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ, या आप आजकल आप मॉडर्न जमाने के हो, क्या बोलते हैं उसे, एनीवे, सो लेट मी गिव यू द बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस चैप्टर 7। सो चैप्टर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? अभी तो आप लोगों के सामने एक बार लिखा है मैंने, आप भी बोलो एक बार, कम ऑन। सो द चैप्टर इज मैनेजमेंट, कम ऑन गाइस, एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये है कंपनीज एक्ट का चैप्टर 7, विच इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से सेक्शंस आने वाले हैं, हम कौन से सेक्शंस इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं, लेट मी जस्ट ब्रीफ यू ऑन दैट। सो वी आर गोना चेक आउट इस पूरे चैप्टर में कौन से सेक्शन आते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ। सो वी हैव सेक्शन 88 टू सेक्शन 122। तो यहाँ ये चैप्टर में सेक्शन 88 से लेके 122 तक ये चैप्टर में होता है कंपनीज एक्ट 2013 में। बट टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर फ्रैंक, आई वुड रादर से, जो फोकस होता है सीएस एग्जीक्यूटिव में, या इनफैक्ट इंटर की भी बात, सीए इंटर की भी बात करो, वहां पे भी तो जो फोकस एरियाज होते हैं, क्योंकि बाकी के सेक्शंस दूसरे चैप्टर्स में, दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कवर्ड हैं, तो फोकस में जो सेक्शंस होंगे वो कौन से सेक्शंस होंगे? सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 122। तो हमारा फोकस एरिया कौन सा होगा, हम लोग कहां ध्यान देने वाले हैं? आवर फोकस विल बी ऑन दिस पोर्शन। So we'll be focusing on section 96 to 122. So what we'll be doing in next, around 10 days or 12 days is we are going to catch up. We are going to check out these sections, section 96 से लेके 122 तक. Plus, अब यार देख, I'm expecting it's a mature crowd. मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये एक बहुत matured crowd है, तो मैं आपसे जो अपेक्षा रखता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ. तो पहली बात तो ये कि अगर हम CS परस्यू कर रहे हैं तो विथ ऑल ऑनेस्टी वी आर डूइंग इट, एंड वी मस्ट डू इट विथ ऑल ऑनेस्टी. सो क्या सिर्फ सेक्शन से काम होगा? बिल्कुल भी नहीं. आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी. ये चैप्टर में सेक्शंस के साथ साथ हमारे फोकस में एक और चीज होगी. वो क्या होगी? वो होगी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. हम लोग एक और चीज पढ़ने वाले हैं विच इज द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं. अभी एट दिस मोमेंट, टू बी प्रिसाइज, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में 2, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 हम बोर्ड मीटिंग्स के लिए पढ़ेंगे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 हम जनरल मीटिंग्स के लिए पढ़ेंगे. तो जनरल मीटिंग्स किस तरह से होनी चाहिए उसके लिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं, और आप लोगों को ये सेक्शंस के साथ साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 भी रहेगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या देखना होगा. सो मोटा मोटा दिस इज व्हाट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. फॉर द लास्ट टाइम लेट मी जस्ट से इट, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स आएंगे, ठीक है, ये क्या होगा? ये हो गए सेक्शंस. ये क्या हो गया? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. इसके अलावा भी कुछ बताना इंपॉर्टेंट है? यस, बिल्कुल है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी फॉर्म्स आएंगे, वो फॉर्म्स की जो सीरीज है, मतलब जो फॉर्म शुरू होंगे, फॉर्म के नाम जहां से शुरू हो रहे होंगे, वो कौन से रहेंगे? वो होंगे MGT1, MGT2, MGT3 या MGT14 सबसे ज्यादा आप लोग यूज करोगे. या SBC अगर पढ़ोगे तो एनुअल फाइलिंग्स उसमें आएगी, तो MGT7, MGT8 बहुत बार उसका यूज होगा. SBC के पार्ट बी के एक चैप्टर में MGT1, MGT2, MGT3 भी आएगा. बट हाँ, आपको पता होना चाहिए ना कि वो फॉर्म्स का नाम कहाँ से आ रहा है ना, नोमेनक्लेचर कहाँ से डिराइव हो, पता तो होना चाहिए ना कि नाम कहाँ से आ गया है. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी मस्ट नो दैट ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, फॉर्म्स के नाम किधर से निकाले हुए हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि
मोटा मोटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप नोट्स देख रहे हो साथ में तो फर्स्ट पेज पे नोट्स में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा एंड दिस इज प्रोबेबली व्हाट यू विल बी नोटिंग इन द फर्स्ट पेज. तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी. 1 सेक्शन 96 से 122. पता नहीं मैं तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूं, बट हाँ सेक्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं तो वो रूल्स भी पढ़ेंगे हम लोग. डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद हो जाएगा. जो मैं बताऊंगा वो आपको याद हो जाएगा. वो हम भी यार 8-9 साल से सिर्फ स्ट्रक्चरिंग ही कर रहे हैं ना, तो आई एग्जैक्टली नो हाउ I have to deliver in your brain and I have to store it, how I have to store it in your brain. Please do not worry, just enjoy, just go with the flow. जब जो सेक्शन पढ़ रहे हो तब वो सेक्शन पे फोकस करो, उस सेक्शन के बारे में ही सोचो वो पढ़ते वक्त. इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. अगर आप जो पढ़ रहे हो उस पर आपका पूरा ध्यान है तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फोकस एरियाज नंबर 1, जो बेयर एक्ट के सेक्शंस हैं. कंपनीज एक्ट 2013 के बेयर एक्ट में क्या दिया हुआ है, उसके साथ कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो भी हम लोग को पढ़ना है. फर्दर जनरल मीटिंग्स के लिए इंस्टीट्यूट ने और गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को, तो हम लोग को सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 पढ़ना है कि हिंदुस्तान में मीटिंग्स किस तरह लेनी होती है. नंबर 4 या नंबर 3, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने फॉर्म्स का नाम आएगा, मैं आपको फॉर्म नाम, मैंने बोला फॉर्म का नाम याद करने के लिए नहीं बोला ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कभी तुमने अगर कोई फॉर्म का नाम सुना, सपोज MGT14, तो यू मस्ट नो कि उसका नाम MGT14 इसलिए है क्योंकि वो चैप्टर 7 कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड है. दैट्स इट, है ना. आ जाओ, अब हम लोग पूरे कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 7 के सेक्शंस देखेंगे. सो लेट्स ईगल्स आई व्यू देते हैं या एक मैक्रो पर्सपेक्टिव लेते हैं चीजों का. तो इस चैप्टर में जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं ना, अब हम लोग ये चैप्टर में जा रहे हैं, इस सेक्शन में जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं वो हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं. सो नाउ अगेन आई एम राइटिंग इट. चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो कितने सेक्शंस आएंगे, वो सारे के सारे सेक्शंस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो सेक्शंस में क्या दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में क्या चीज पढ़नी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आ जाओ, जस्ट फोकस. सो as I've already told you, the section series that we are going to focus on is 96 to 122. हर सेक्शन कुछ कहता है और हर सेक्शन को याद करने के 150 तरीके हैं. मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में वाइल्ड होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वरना अगर आप क्लास में होते, आई कैन नॉट टेल यू हाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर सेक्शंस. एंड मैं बोल रहा हूँ कि वो सर्फ एक्सेल की ऐड है ना, कि अगर ऐसा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं. तो सेक्शंस याद करने के लिए यू कैन बी एक्सट्रीमली वाइल्ड, यू नो. आप बहुत फटे मार सकते हो उसमें. एंड सर्टनली व्हेन वी मीट प्रोबेबली एंड आफ्टर लिटिल वाइल, बट अभी एट दिस मोमेंट आई वांट यू टू बी सीरियस. सेक्शंस की सीरीज देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 5 सेक्शंस में क्या है. सो सेक्शन 96, सेक्शन 97, सेक्शन 98, सेक्शन 99, सेक्शन 100. ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस किसके बारे में बात करते हैं? लेट मी जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस. Give me a moment, let me just, yeah, so let me first of all throw some light on these sections that I have written here. ये sections क्या बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं and eventually we will get into the further sections. and मैं फिर repeat करता हूँ, just know what we are getting into, है ना. अभी जब आने वाले 10-12 दिन हम इस पे स्पेंड करने वाले, हमारा एजेंडा बहुत टाइट होना चाहिए, हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए अभी ये सेक्शन है. अभी मतलब मैं सेक्शन याद करना तो वो हो ही जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है. तो अब आगे भी तो बढ़ना है ना. सेक्शन तो याद कर लिए हमने, हो ही रहे हैं याद, इनहेरेंट बात है ना. तो वो तो हो ही गया. अब आगे हम लोग को भी ग्रो भी करना पड़ेगा ना, थोड़ा थॉट प्रोसेस आगे ले जाना पड़ेगा ना. तो अब सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग ग्रो करेंगे. एक सेक्शन जब मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे का एक सेक्शन है, आप वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेक्शन इतना सुन लेता है 3 घंटे में, वो बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाता है. अपने मेमोरी पे भरोसा रखिए आप. बहुत ज़्यादा सेक्शन याद करने के पीछे मत भागिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा. वो तरीका ही वैसा है पढ़ने का और पढ़ाने का भी. सो द सेक्शन 96 इज गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? इट्स गोइंग टू टॉक अबाउट एनुअल जनरल meetings. This particular topic we are going to talk about annual general meeting. Fundamentally जो AGMs होगी, annual general meetings होगी, उसके बारे में बात करने वाला ये ही सेक्शन है. तो हम लोग
कंपनी की एजीएम्स के बारे में बात करेंगे सेक्शन 96 में। फर्दर वी हैव सेक्शन 100 which is for extraordinary general meetings। जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, EGMs। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट EGMs। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। सर यार फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है, अब भी कुछ तो बता दो यार, आप ऐसे उत्सुकता बढ़ा रहे हो हमारी। तो आई अंडरस्टैंड बट टू बी वेरी फ्रैंक यार, एजीएम्स है ना, एजीएम्स बात करती हैं साल में एक बार जो मीटिंग कंपलसरी होती है लेना, जो सालाना एक बार मीटिंग होती है जिसमें आप भाई खाते अपने बनाओगे, आप अपने खाते शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करोगे। साल में एक बार जो मीटिंग होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स मिलने चाहिए, तो एक मीटिंग तो एजीएम कहलाती है जो कंपलसरी होती है। लेकिन हमें साल भर में बहुत सारे दूसरे भी काम करने होते हैं, बहुत मेजर डिसीजंस लेने होते हैं शेयर होल्डर्स से, शेयर होल्डर्स के कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं साल भर में। तो हम वो एक साल की मीटिंग के लिए थोड़ी ना वेट करेंगे। अगर कोई बहुत क्रूशियल डिसीजन आएगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें वो मैटर ट्रांजैक्ट करके कोई डिसीजन लेना होगा तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर मीटिंग डिसीजन ले लेंगे। तो दैट्स समवॉट बेसिक डिफरेंस हियर। सर्टनली जब हम 96 पढ़ेंगे और 100 पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सेक्शन 96 1 2 है, फिर उसके प्रोविजो हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, देन 100 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 हैं, उसमें फिर 3 या 4 का रूल 17 आ जाएगा। करते हैं आराम से, बी पेशेंट। देन 96 के बाद आएगा 97 में लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस। 97 98 I'm using a different ink here। जब मैं रेड इंक का यूज करूं तो कुछ तो बात होगी। 97 98 ये दोनों ही सेक्शन जो हैं फंडामेंटली, ये दोनों ही सेक्शंस में आप लोग को एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि दोनों ही सेक्शन में NCLT के पावर्स आएंगे। और लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पर क्यों NCLT इंपॉर्टेंट है, या मैं क्यों यहाँ पर इस तरह से यूज कर रहा हूँ इनको। सो पावर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड, तो 97 और 98 दोनों सेक्शंस में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास पावर्स रहेंगे। और इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं वो कलर का इंक यूज किया हूँ। NCLT अगर कंपनी को जो AGM लेना कंपलसरी है साल में एक बार, अगर कंपनी वो AGM नहीं लेती है तो कंपनी का कोई मेंबर चाहे तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है, और फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास पावर्स हैं कि वो AGM बुला सकती है। तो दिस इज अबाउट पावर्स ऑफ NCLT टू कन्वीन AGM, एंड ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड कुछ और डिसीजन या डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं। फर्दर 98 इज अबाउट पावर्स ऑफ NCLT to convene and to call EGM। अगर EGM लेना इम्पॉसिबल हो गया है, इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है फॉर वट एवर रीजन्स, फंडामेंटली NCLT हैज पावर कि वो EGM भी बुला सकती है और EGM से रिलेटेड डायरेक्शन दे सकती है। बस मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ कि यार यहाँ मैंने रेड इंक का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों ही सेक्शंस में NCLT के पास जो पावर्स है ना, वो पूरे कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। बोथ द प्रोविजंस आर ओवरराइडिंग प्रोविजंस, सो व्हेनेवर यू विल स्टडी 97 और 98 हमेशा ये पूरा जनरल मीटिंग चैप्टर खत्म होने के बाद आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब तक पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आया आपको समझ ही नहीं आएगा उस सेक्शन का वैल्यू क्या है। सो वी विल गेट देयर फर्दर। सर फिर ये जो सेक्शन है 99, इसका क्या किस्सा है? सेक्शन 99 जो है, this is about the non-compliance. So what if the company is not in compliance with section 96, 7, 8 and 100? अगर non-compliance of section 96, section 97, section 98, section 100, तो अगर ये जितने भी सेक्शंस यहाँ लिखे हैं इनके नॉन कंप्लायंस का इम्पैक्ट क्या होगा, कंपनी को कितना फाइन पेनल्टी या नॉन कंप्लायंस का जो भी इम्पैक्ट होगा वो 99 में मेंशन किया हुआ है। सो दीज आर द 5 सेक्शंस
ऑफ चैप्टर 7. लेट्स मूव फर्दर. तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सेक्शन 101 से लेके 110 के बारे में. आपको किस्सा बताता हूं. आपको पता है कि हमेशा से अगर आप कोई टेक्स्ट बुक्स उठा के कंपनीज एक्ट 2000 या कंपनी लॉ के बारे में कोई टेक्स्ट बुक, कोई रैंडम बीकॉम बीबीए या एमबीए वालों की भी जो बुक्स होती है वो भी पढ़ोगे, तो उसमें एक बात आप हमेशा नोटिस करोगे कि मीटिंग की प्री रिक्विजिट्स क्या है. कोई भी मीटिंग की प्री रिक्विजिट्स क्या है. कोई भी मीटिंग्स अगर आपको लेनी है तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, है ना. सो वील हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्री रिक्विजिट्स. जब भी आप प्री रिक्विजिट्स के बारे में पढ़ोगे, आप हमेशा, आपको कोई भी, हमारे जैसे मेंटोर्स थे, हम लोगों को जिस तरह से पढ़ाया गया, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं. अब कोई भी जनरल मीटिंग के जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, मीटिंग के लिए क्या सबसे ज्यादा क्रूशल है, अगर आपको वो चीज पता हो जाए तो आप लॉ को कंप्लाई कर सकते हो, है ना. तो कोई रैंडम आदमी, नॉन सीएस, नॉन सीए, नॉन एडवोकेट या नॉन somebody who is not part of the fraternity, or somebody who doesn't understand what we do and how the meetings happen, अगर आप उनसे बात करते या वो लोगों की टेक्स्ट बुक्स पढ़ते, पता है वहां क्या लिखा होता. भाई, कोई भी मीटिंग के 3 प्री रिक्विजिट्स होते हैं. कौन से? नंबर 1, मीटिंग शुड बी ड्यूली कन्वीन्ड. नंबर 1. नंबर 2, मीटिंग शुड बी ड्यूली constituted. Number 3, the meeting should be duly conducted. Fundamentally, these are the 3 prerequisites. कोई भी मीटिंग की prerequisites में सबसे क्रूशल ये 3 prerequisites होते हैं. Number 1, meeting should be duly convened, meeting should be duly constituted, meeting should be duly conducted. ये भाई साहब 3 जो हैं बहुत क्रूशल फैक्टर्स हैं. गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट डू इट इन अ बेटर वे. ये 3 प्री रिक्विजिट्स हैं. अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 कितना बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है. जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट, किस बेहतरीन तरीके से इसकी स्ट्रक्चरिंग हुई है. ये 3 प्री रिक्विजिट्स पता है कहां आ जाते हैं. ये तीनों प्री रिक्विजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे सेक्शन 101, सेक्शन 102, section 103, section 104, section 105. Just give me a moment, I'll save some space for us. Section 103, 104, 105. I'm sorry, space तो सेव हो नहीं रही है, but let's try. हम तो कोशिश कर सकते हैं, और क्या कोशिश करते हैं. तो मैं आपको बताऊं, ये सारे सेक्शंस इतना बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर किए हुए हैं कि आप बोलोगे सर सेक्शन तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, क्या हुआ है पता नहीं सेक्शंस का. किस तरह से देखो इसको फ्रेम किया हुआ है. तो कन्वीन का मतलब क्या होता है? मीटिंग को बुलाना. सेक्शन 101 प्रोवाइड्स फॉर द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग. नोटिस किसको भेजा जाएगा, कितने दिन पहले भेजा जाएगा, किसको भेजना कंपलसरी है, उसमें क्या कंटेंट्स होंगे. सेक्शन 101. सेक्शन 102 प्रोवाइड्स फॉर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. दिस प्रोवाइड्स फॉर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. सेक्शन 102 बात करता है नोटिस जब भी आप भेजेंगे, उस नोटिस में कौन सी क्रूशल चीजें भेजनी कंपलसरी होगी, वो यहां पर लिखा हुआ है. सो दैट इज व्हाट इज देयर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. तो देखो कितना कितना बढ़िया है. मीटिंग शुड बी ड्यूली कन्वीन्ड, फर्स्ट प्री रिक्विजिट था. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 101, नोटिस कितने दिन का होगा, किसको भेजना कंपलसरी होगा, नोटिस भेजने की अथॉरिटी किसकी होगी, नोटिस कितने दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, नोटिस नहीं भेजा, अगर किसी को नोटिस नहीं भेजा आपने तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा. सेक्शन 102, नोटिस में क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 102. ओके, so that is about duly convened. Now, duly constituted का मतलब क्या होता है?
कम से कम कितने मेंबर्स आएंगे तो मीटिंग हो पाएगी, कम से कम हु विल बी द चेयरमैन, हु विल बी कंडक्टिंग द मीटिंग। कल को अगर मैं नागपुर में बैठा हूं और मीटिंग मुंबई में है टीसीएस की, तो शायद मैं टीसीएस की मीटिंग अटेंड करने नहीं जा पाऊंगा, और अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं किसी मेरे फ्रेंड को या मेरे किसी पहचान वाले को भेज सकता हूं मीटिंग अटेंड करने के लिए? सेक्शन 105 प्रॉक्सी। So the story is 103 provides for quorum. quorum का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम कितने मेंबर्स मीटिंग में आएंगे तो ही मीटिंग होगी, तो ही मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकेंगे, वरना कोई बिजनेस आइटम पर डिस्कशन नहीं हो सकता, कोई बिजनेस आइटम पर फैसले नहीं लिए जा सकते। तो कोरम मतलब कम से कम कितने मेंबर्स होना जरूरी है, और अगर मेंबर्स नहीं पहुंचे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। सेक्शन 103 उसके बारे में बात करता है। फर्दर 104 प्रोवाइड्स फॉर द chairman. Who shall be the chairman has been provided for in section 104. लो जी, हम स्पेस ट्राई कर रहे थे कि स्पेस सेव हो जाए तो स्पेस तो सेव होने से रही। 105 प्रोवाइड्स फॉर प्रॉक्सी। अगर एज आई सेड, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर टीसीएस मुंबई में है, मैं टीसीएस का शेयर होल्डर हूँ, टीसीएस की मीटिंग होती है, मैं मुंबई में नहीं हूँ, क्या मैं मेरे किसी पहचान वाले को भेज सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? कैसे होगा? कैसे अपॉइंट करूंगा? कौन सा फॉर्म भेजना पड़ेगा? किसको नहीं कर सकते अपॉइंट, किसको कर सकते हैं? मैं 10 लोगों को अपॉइंट कर सकता हूँ, 10 लोग मिलकर एक आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रॉक्सीज, सेक्शन 105। ओके, तो मेंबर्स आ गए, चेयरमैन आ गया, मीटिंग की कॉन्स्टिट्यूशन तय हो गई। जो मेंबर्स नहीं है उनके बदले कोई और आ रहा है, 105 में लिखा हुआ है। फर्दर, अब मीटिंग शुड बी ड्यूली कंडक्टेड में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। तो मीटिंग शुड बी ड्यूली कंडक्टेड की अगर बात करूं तो अब ये 4 सेक्शन हैं जो वोटिंग से रिलेटेड है। बिकॉज इट रिक्वायर सम मोर स्पेस, आई एम राइटिंग इट डाउन, तो मैं थोड़ा सा उसको नीचे लिख दूंगा क्योंकि थोड़ी सी स्पेस मुझे यहाँ लगने वाली है। बट हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जितने भी सेक्शंस हैं आगे के, वो जो हैं वो हैं वोटिंग से रिलेटेड। कंडक्ट, मीटिंग में कंडक्ट कैसे की जाएगी मीटिंग, फंडामेंटली मीटिंग तो डिस्कशन और डिसीजन के लिए ना, तो वोटिंग कैसे होगी, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, वोटिंग प्रक्रिया क्या होगी, दैट्स व्हाट इज देयर इन 107, 8, 9, 10। फोकस। अब अगर मैं बात करूं कि section 107, I'm sorry, I'm taking a little time, बट मुझे थोड़ी स्पेस बचानी ज़रूरी हो गई है, इसलिए मैं स्पेस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सेक्शन 107, सेक्शन 108, सेक्शन 109, सेक्शन 110, ये जितने भी सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं ये वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर है। वोटिंग मीटिंग में 4 तरीकों से हो सकती है। ये all the 4 sections are related to the voting mechanisms. सेक्शन 107 कैसे होगी वोटिंग? सेक्शन 107 प्रोवाइड्स फॉर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सेक्शन 107 वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग विल बी बाय शो ऑफ हैंड्स। दोनों हाथ मिला के बोलिए, आगे वाले पीछे वाले जय माता दी, दोनों हाथ उठा के वोटिंग नहीं होती है, एक हाथ उठा के वोटिंग होगी। एनीवे, सेक्शन 107 जब आएगा तो उसमें देखेंगे कि वो क्या होता है एग्जैक्टली। फर्दर, सेक्शन 108 provides for electronic voting system, the only section which was notified in Companies Act 2013. Eventually, one of the matter it went to Bombay High Court. Justice Gautam Patel, क्या फटकारा उन्होंने मिनिस्ट्री को, कंपनीज एक्ट 2013 को बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया गया था, ऐसा भी उन्होंने अपने जजमेंट में बोला। ये सेक्शन को फिर डी नोटिफाई किया गया और वापस से इसको रीनोटिफाई किया गया। सो सेक्शन 108 वेरी 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 क्रूशियल। इनफैक्ट पहले तो इसका नाम ही अलग था, सेक्शन की जो हेडिंग थी उसका नाम था ई वोटिंग, अब थैंकफुली इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। आई थिंक गोदरेज से रिलेटेड एक मर्जर का किस्सा था जिसकी वजह से मैटर बॉम्बे हाईकोर्ट गया था और वहां पर ही फटकार पड़ी और उसके बाद फिर ये सेक्शन को डीनोटिफाई किया और बाद में उन्होंने रीनोटिफाई किया। तो ये बड़ा रेयर सेक्शन था कि सेक्शन पहले नोटिफाई हुआ, फिर डीनोटिफाई हुआ, फिर वापस रीनोटिफाई हुआ। सो इंटरेस्टिंग।
Further, in 109, we will talk about voting through the postal ballot. So, voting through postal ballot. क्लास में तो हम लोग एक्चुअल में लाइव करते हैं इसकी वोटिंग कैसे होती है, बैलेट बॉक्स वगैरह रखते हैं हम लोग, एंड वी डू लॉट ऑफ स्टफ ऑनलाइन में भी. वी विल ट्राई एंड आई विल प्रोबेबली यूज सम एनिमेशंस जिसकी वजह से आपको हेल्प हो जाएगी. आई विल शो यू समथिंग very special which probably will make things easier for you. 110 provides for 110 I'm sorry, I have made a mistake here. Section 109, it provides for voting through poll, by poll. अगर हम क्लास में होते तो क्लास में हम लोग बहुत इसमें एक्चुअल में हम लोग प्रॉपर रोल प्ले कर रहे होते, प्रॉपर बैलेट बॉक्स होता है, उसमें लोग आके अपनी वोटिंग कास्ट कर रहे होते हैं एंड हम लोग स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करते हैं और क्लास में बड़ा तामझाम करते हैं. आई विल शेयर सम क्लिप्स while I'll be giving the video and you will probably enjoy that again. Section 110 provides for postal ballot, voting through the postal ballot. Please understand class. थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा लेकिन पोस्टल बैलेट में ना हमेशा हम कबूतर बनाते हैं. पता है क्यों? क्योंकि वोटिंग होती है बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. वील सी दैट. बट एक बात बताऊं, सेक्शन 110 अगर पोस्टल बैलेट से वोटिंग हो रही होती है ना, जनरल मीटिंग होती ही नहीं है. मैं फाइनल में भी बहुत बार बच्चों से पूछता था ना एडवांस कंपनी लॉ में कि पोस्टल बैलेट में मीटिंग होती है क्या, कहते हैं नहीं होती है. मीटिंग होती है कहते हैं. मैंने कहा फिर क्या पढ़ा आपने, क्योंकि जनरल मीटिंग होगी ही नहीं. पोस्टल बैलेट से अगर वोटिंग होती है तो मीटिंग होती ही नहीं है. एनीवे, ये चारों के चारों जो मेथड्स हैं, all these four are the methods of voting. I am repeating it again. ये चारों तरीके जो हैं ये वोटिंग के मेथड्स हैं. मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी, दैट इज अबाउट these four sections. अब आप बोल रहे हो सर सेक्शन 106 क्यों खा गए, दो थोड़ा डिक्लटर करने दो यार. वो सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना रेलेवेंट नहीं लग रहा था मुझे पहले बताना, तो ठीक है सेक्शन 106 भी मैं लिख देता हूँ. यार सेक्शन 106 में पता है क्या लिखा है कि आप कब कब किसी के वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो. सो सेक्शन 106 इस सीरीज से थोड़ा सा डिफरेंट है वो, इसलिए यहां लिख देता हूं उसको मैं. कौन से केसेस में आप किसी को वोट करने से रोक सकते हैं. उसमें ऐसे कुछ प्रावधान है कि अगर कोई शेयर होल्डर ने किसी शेयर्स के लिए कॉल मनी नहीं पे किया है तो हम क्या उसको जनरल मीटिंग में हम लोग उसको वोट करने से रोक सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 106. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप देखो कितना बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है. हम लोग क्या बोलते थे हमेशा से लेके, हम लोग हमेशा से क्या बोलते, नंबर वन मीटिंग शुड बी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, ड्यूली कन्वीन्ड. तो मीटिंग सही तरीके से बुलाई जानी चाहिए. तो भाई सेक्शन 101 102 नोटिस में क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है. मीटिंग शुड बी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आने चाहिए, हु विल बी कंडक्टिंग द मीटिंग. सेक्शन 103 कोरम ऑफ द मेंबर्स. सेक्शन 104 हु शैल बी द चेयरमैन. सेक्शन 105 प्रॉक्सी, अगर मेंबर नहीं आए तो क्या वो अपने बदले किसी और को भेज सकते हैं, और अगर भेज सकते हैं तो क्या वो वोट वगैरह कर सकते हैं, एक्सेट्रा. सेक्शन 105 मीटिंग शुड बी ड्यूली कंडक्टेड. इसीलिए मैं यहाँ बड़ा से लिख दिया कि चारों सेक्शन जो है यहाँ पे 110 तक सब वोटिंग से रिलेटेड है ना. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, शायद आप अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन इस तरह से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें. ठीक है, तो ढांचा बहुत मजबूत हो जाएगा. और आई हैव नोन सी ए स्टूडेंट्स यार, इट्स अ इंटेलिजेंट ब्रीड. इंटेलिजेंट क्लेवर ब्रीड है. अगर लॉजिक समझा दो तो थोड़ी मेहनत तो कर ही लेते हैं वो लोग. एंड इवेंचुअली I hope that you guys do well when you go for the internship and you get placed in good firms, because that is where the real stuff happens. So someday if possible I'll ask my students to share their opinions on उनके आर्टिकलशिप कैसे चल रही है एक्सेट्रा. Anyway, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ये भी बोलूँ कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए. बहुत क्लासिकल तरीके से ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना. एनीवे, आ जाओ थोड़ा आगे चलते हैं. इसके आगे के सेक्शंस की सीरीज देखते हैं. सेक्शन 111 12 13 से लेके 122 तक क्या दिया हुआ है ना. सो लेट्स चेक दैट आउट एंड इवेंचुअली
हम लोग देखते हैं कि आगे वाली सीरीज में क्या है। सो सेक्शन 111, सेक्शन 112, सेक्शन 113, सेक्शन 114, लेट्स चेक दैट आउट। देख लेते हैं किस बारे में दिया हुआ है। यार देख, 112 और 113 ये तो कपल हैं। ये तो भाई दोनों को साथ में देखा जा सकता है। ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बात तो सिमिलर टाइप की हुई है, एंड दैट इज द रीजन मैं उसको पहले बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप लोग शायद उसको ध्यान रख सकते हैं। सेक्शन 112, सेक्शन 113। अब एक बात बताओ यार, अगर कोई कंपनी में भारत सरकार का हिस्सेदारी है और वो कंपनी में मीटिंग हो रही है, एक बात बताओ, क्या इंडिया का प्रेसिडेंट जाएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए और मीटिंग में जाके वोट करने के लिए? नेचुरली बहुत डिफिकल्ट है। लाइकवाइज अभी महाराष्ट्र का या तेलंगाना का या तमिलनाडु का या फॉर दैट मैटर छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का भी, जैसे मॉयल है, मेरे घर के बाजू में ही मॉयल है। अब मॉयल में मध्य प्रदेश सरकार का अगर हिस्सेदारी है तो क्या मध्य प्रदेश का गवर्नर खुद वोट करने आएगा क्या? इतने सारे काम होते हैं। दैट इज व्हाट सेक्शन 112 इज अबाउट। यहां पे इट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। तो यार फंडामेंटली प्रेसिडेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है। लाइकवाइज जो स्टेट के गवर्नर्स हैं वो गवर्नर्स भी अपने किसको अपॉइंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को। और जनरल मीटिंग में राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट कर देंगे। इवेंचुअली वो रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में चले जाएंगे और मीटिंग में जाके वोट कास्ट कर लेंगे। सिंपल एज दैट, है ना? तो उसके बारे में जो बातें हैं वो 112 में लिखी हुई है। On a very similar ground, then we have section 113, which again talks about representation, but of the corporations. अब फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्फोसिस लिमिटेड है। इन्फोसिस लिमिटेड नागपुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर हिस्सेदारी खरीदती है, तो इन्फोसिस लिमिटेड तो एक कंपनी है ना, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। एंड कंपनी क्या है? मियर एन एब्स्ट्रैक्शन विद नो माइंड, विल, बॉडी ऑफ इट्स ओन। सो नेचुरली इट ऑपरेट्स थ्रू इट्स ऑफिसर्स। तो अगर इन्फोसिस लिमिटेड कोई कंपनी में शेयर होल्डिंग खरीदती है तो इन्फोसिस तो एक कंपनी है, वो कैसे वोट करने जाएगी? तो इन्फोसिस चाहे तो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है, एंड इवेंचुअली दे कैन गो एंड कास्ट द वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन विच इन्फोसिस होल्डिंग द शेयर्स। सो अगेन ये दोनों ही जो सेक्शंस है ये रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में अपॉइंट करने के बारे में बात करते हैं। और अ स्मॉल नोट, यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने की हम बात करते हैं वो प्रॉक्सी नहीं होता, उससे बिल्कुल मेंबर का दर्जा मिल जाता है। एनीवे वी विल चेक आउट इन डिटेल जब सेक्शन 112 113 का डिटेल में देखेंगे। भाई साहब, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 114. 114 provides for what? This is the one which provides key what is ordinary resolution. तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है वो यहां पे दिया हुआ है। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है? यार देख, फाउंडेशन में ना आप लोग बोल देते थे हाँ मेजोरिटी से पास हो गया, 51%, 50% से ज्यादा। दैट्स व्हाट इज expected, maybe in CSAT you can talk like that. In executive you will have to change your language. So when we talk about 114, it exactly provides about what is ordinary resolution, how the ordinary resolution is supposed to be passed. So the language here is going to be very different. Same with the special resolution also. So probably here the language would be the ordinary resolution is a resolution which is required to be passed by the number of votes cast in favor of the resolution should be exceeding the votes cast against it, if any. Things like that. Okay? It's okay. Just give me a moment. Anyway.
सो योर द लैंग्वेज विल बी वेरी डिफरेंट, है ना। तो यहाँ जो भाषा होगी वो बहुत अलग होगी, द लैंग्वेज विल बी वेरी डिफरेंट। वैसे स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में भी जब आप पढ़ोगे ना, या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, द लैंग्वेज विल बी वेरी डिफरेंट। तो एग्जैक्टली क्या होता है रेजोल्यूशन, एग्जैक्टली हाउ इट इज सपोज टू बी पास्ड, यहाँ मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, so very crucial, very crucial. I very fondly remember, I think in CS final there was a question which was asked on this for 8 marks, and one of the students have told me that sir बहुत easy paper था, corporate restructuring में पूछा था ये वाला question, और ये पूछ लिया था। मैं अंदर से डर रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चा गलती कर सकता है यहाँ पे। तो section 114 exactly provides about what is ordinary resolution, what is special resolution. Anyway, very crucial. So it's one of the most important sections which you must take care of. Then let's talk about 111, थोड़ा सा कम relevant है, but it is about circulation of members resolution. थोड़ा सा ज़्यादा important नहीं है। 114 तो देखो आप, मैंने हाईलाइट ही ऐसे किया है, आपको समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। वो कहते हैं ना कि नॉट फॉर द वाइज एंड रॉड द वाइज, सो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो आप समझ लीजिए। टू वेरी फ्रैंक, ऑल दैट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर प्रोफेसर्स और आवर टीचर्स, मोस्टली इट वाज वेरी सटल। नाउ यू विल ऑल्सो हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपको खुद समझ में आ रहा होगा। So this is about these 4 sections. Let me now talk about one very important section. आ जाओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज गोइंग टू बी सेक्शन 115। 115 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 115 बात करता है स्पेशल नोटिस के बारे में। जब बात ही स्पेशल हो रही है तो फिर स्पेस भी स्पेशल लगेगी। अब वैसे तो नॉर्मली जनरल मीटिंग्स में कोई डिसीजन लेने के लिए आपको जो नोटिस लगता है वो बड़ा सिंपल, जो बेसिक नोटिस होता है वो लगता है। 115 प्रोवाइड्स अ स्पेशल नोटिस। कोई कोई केसेस में स्पेशल नोटिस लगता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि अगर स्पेशल नोटिस का प्रावधान है तो कुछ तो खास होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। जस्ट टू टेल यू, in the entire Companies Act 2013 there are only 2 particular sections where it is mentioned कि special notice कहाँ लगेगा। One is your section 169, the other one is going to be section 140। ये दोनों केसेस में आपको लगने वाला है स्पेशल नोटिस। 169 is about removal of directors, 140 is about removal of auditors। ये दो स्पेसिफिकली, ये दो सेक्शंस में आपको स्पेशल नोटिस भेजना पड़ता है। आई जस्ट वांटेड टू बी अ लिटिल, टू मेक यू गाइज लिटिल मोर कॉशियस, सो दैट वेन एवर यू आर चेकिंग आउट एनी टॉपिक, थोड़ा सेंस आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। कहीं ना कहीं दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट यू एंड ऑल अदर पीपल हु आर अप्रोचिंग कंपनीज एक्ट 2013। तो कहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा, कहाँ डिफरेंस पैदा होगा, वो आप लोगों को अभी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब आप सेक्शन पढ़ें तो आपको किस ग्रेविटी से उसको पढ़ना है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है, आप ये समझ जाएं। तो जैसे आप समझ जाएंगे उसकी रेलेवेंस क्या है। अभी 169 was not a section which is often used, but as I've told in the previous video, I think for 24th October 2016, Cyrus Mistry got removed from Tata Sons. That is when this section came into glamour. तब से ये थोड़ा ग्लैमराइज हो गया सेक्शन। एनीवे सर, स्पेशल नोटिस में और आम नोटिस में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ यार डिफरेंस है। बता दो क्या? अभी बता दो क्या? बता दो क्या? थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। ये स्पेशल नोटिस पता है किसको भेजना पड़ता है? To be frank, this special notice is not sent by the board. ये स्पेशल नोटिस कंपनी के मेंबर्स भेजते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक नोट दे रहा हूं। जब आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे कुछ कुछ चीजें वहीं से समझ में आ जाएगी आप लोग को।
नॉर्मली जो नोटिस भेजा जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भेजते हैं, जनरल मीटिंग बुलाने के लिए जो नोटिस होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भेज रहे होते हैं, लेकिन सेक्शन 115 में जिस स्पेशल नोटिस की बात हो रही है वो स्पेशल नोटिस कंपनी को मेंबर्स भेजते हैं, फिर जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। एनीवे, इट्स गोना बी रिलेवेंट, स्टे हियर, डिटेल में पढ़ेंगे। जब 115 पढ़ेंगे तो आपको एक्साइटमेंट आएगी कि यार कुछ तो है इसमें, तो नाम में ही स्पेशल है और क्या मतलब, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी टॉक अबाउट सेक्शन 117, आई एम सॉरी 116। Section 116, Section 117 and Section 100 चलो मैं Section 118 और 19 की नीचे चेन बनाता हूँ। Here let me just talk about Section 116 and 17। थोड़ा सा मैं आपको 116 और 17 के बारे में बता देता हूँ। आ जाओ। सॉरी, नॉट रिक्वायर्ड, रेड यहाँ नहीं चाहिए। Section 116 it provides for resolutions passed at the adjourned meeting। तो फंडामेंटली यार जो भी रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे उन रेजोल्यूशंस की डेट कौन सी होगी, विच विल बी द डेट, कौन सी डेट मानी जाएगी रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी कौन सी डेट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी हम लोग को फॉर फ्यूचर, इसके बारे में बात करता है 116। क्योंकि कभी कभी मीटिंग हम बुलाते हैं, हम मेंबर्स अगर नहीं आए, कोरम नहीं बना, तो अगले हफ्ते फिर मीटिंग होती है, तो अगले हफ्ते जो मीटिंग हुई उसको एडजर्न मीटिंग कहते हैं। एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसकी डेट क्या होनी चाहिए, जिस दिन बुलाई थी या जिस दिन एक्चुअल में रेजोल्यूशन पास हुआ। 116 बात करता है। 117 provides for the copy of resolution to be filed with ROC। तो ROC के साथ हमें रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी पड़ती है। कुछ कुछ रेजोल्यूशन जब पास होते हैं, कुछ कुछ रेजोल्यूशन के लिए सेक्शन 117 स्पेसिफिकली बोलता है कि वी विल हैव टू फाइल द कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन विद द ROC टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर एक फॉर्म आएगा आपकी ज़िंदगी में, वो होगा MGT 14। ये इतना क्रूशल फॉर्म है कि मैं रोक नहीं पाया खुद को यहाँ फॉर्म लिखने से। तो जब जब कोई रेजोल्यूशंस 117 एक में मेंशन किया हुआ है कि सम ऑफ द रेजोल्यूशंस विच आर मेंशन्ड हैव टू बी फाइल्ड विथ ROC, कौन से रेजोल्यूशंस पास करके ROC के साथ फाइल करने कंपलसरी होते हैं उसका जिक्र स्पेसिफिकली 117(3) में दिया हुआ है। ठीक है, कौन से फॉर्म में ROC के साथ भेजते हैं MGT 14। आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू रन यू थ्रू अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टफ, बट ठीक है, मेरे को लगता है कि आप समझ जाओगे। और फिर ये सेक्शन तो आएगा ना, जब आएगा पूरा तो पूरा देख लेना बढ़िया। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 118, 119, let's talk about 118 and 19। Section 118, Section 119, ये दोनों किससे रिलेटेड है? Section 118 is related with the minutes of meetings। To be precise, अगर आप जेन्युइनली इसको डिटेल में पढ़ते हो तो इसकी हेडिंग में पता है एक खास चीज को नोट कर सकते हो आप। क्या लिखा है? मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ, चाहे बोर्ड मीटिंग्स हो चाहे जनरल मीटिंग्स हो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो या जनरल मीटिंग हो, सबके बारे में लिखा हुआ है कि मिनट्स कैसे बनाए जाएंगे। मिनट्स को लेके जो प्रावधान है वो सब के सब प्रावधान 118 में है। इनफैक्ट सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 में ही लिखा हुआ है कि द कंपनी, एवरी कंपनी इन इंडिया विल हैव टू ऑब्जर्व सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कंपलसरी इसलिए ही होते हैं क्योंकि सेक्शन 118(10) बोलता है कंपनी को भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान है ना। तो कंपनी जब तक हम बंद नहीं करते तब तक तो वो खत्म नहीं होती, उसको स्पेसिफिकली वाइंड अप करना पड़ता है। इसका मतलब कंपनी 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल चले जा सकती है।
और अगर ऐसा होगा तो फॉर एग्जाम्पल मान लो, आई वेरी फॉन्डली रिमेंबर वन ऑफ द observation which was made by Professor Gower. In every company law book you will find that paragraph. He said in one of the meetings of the company all the members died and all the directors also died, but the company even but the company could survive. Even the hydrogen bomb could not destroy the company, so company goes on forever, है ना. That is the reason we used to say in CSET or CS foundation or CA foundation or 11 12 SPOC that company enjoys perpetual succession. So हाँ भाई, वो enjoy करेगी perpetual succession, लेकिन 3 साल बाद अगर किसी को देखना होगा कि कौन सा डिसीजन कब लिया गया था, वो सब बराबर तरीके से कंपनी चलाई गई है नहीं चलाई गई, कहाँ देखोगे? मिनट्स ऑफ मीटिंग्स. ओके, दैट इज व्हाट इज देयर इन सेक्शन 108. 119 provides for inspection of minutes, inspection of minutes of general meetings. It's very important that you right now only you should focus on this expression. They have not said inspection of minutes of all the type of meetings. Now they have said inspection of minutes of general meeting. मेरे भाइयों, जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट करने के प्रावधान के बारे में 119 बात करता है. बोर्ड मीटिंग के मिनट्स तो इंस्पेक्ट भी नहीं किए जा सकते क्योंकि वो तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ट्रेड सीक्रेट हो सकते हैं, कंपनी की आने वाली कैंपेन्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस, बोर्ड मीटिंग में वो सारी चीजें हो सकती है. तो जनरल मीटिंग के मिनट्स के इंस्पेक्शन के बारे में 119 बात करता है. ओके, तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कुछ कुछ चीजें. और मैं फिर बोलता हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी है, उसको समझ रहा होगा कि कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है. और गुड थिंग इज यू गाइस आर रियली स्टडिंग हार्ड. घर पे बैठ के, मतलब जिस टाइप के डाउट्स मुझे आते हैं, जिस तरह के डाउट्स आप लोग व्हाट्सएप कर रहे हो, मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और यू गाइस आर वेरी सीरियसली स्टडिंग. तो सेक्शन 120, सेक्शन 121, सेक्शन 122, ये किस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं. आओगे? सो इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 121, इट इज अबाउट report of AGM to be filed with ROC. सेक्शन 121 बड़ा सिंपल, बड़ा मजेदार. ROC के साथ हम लोगों को AGM की रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर, नथिंग मोर नथिंग लेस. 122 पे जाने के पहले बस मैं 120 को एक बार रैप अप कर लेता हूं. दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर maintenance and inspection of documents in electronic form. इतने सालों का डेटा मेंटेन करना, क्योंकि मिनट्स को मेंटेन करना परमानेंटली मेंटेन करना पड़ता है मिनट्स को. इनफैक्ट ये आपको जब आप ICSI की प्री एग्जाम दोगे उसमें क्वेश्चन पक्का आता है कि मिनट्स को कितने साल मेंटेन करना पड़ता है. उसमें बच्चे 8 साल को टिक मार्क करके आ जाते हैं, जबकि मिनट्स हैव टू बी मेंटेन परमानेंटली. तो यार अब इतने सारे दस्तावेज, पेपर वाले डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए डेटा रूम, स्टोर रूम पूरा मेंटेन करो. इतना लैंड का कॉस्ट इतना बढ़ गया है. कहाँ आप रजिस्टर्ड ऑफिस में 1-2 ऑफिस का पूरा अच्छी खासी 4-5 चेम्बर्स बन सकते हैं, 4-5 क्यूबिकल्स बन सकते हैं ट्रेनीज के लिए या दूसरे एम्प्लॉयज के लिए. कितना डेटा हम लोग फिजिकल फॉर्मेट में स्टोर करेंगे. तो थैंकफुली this 2013 act recognizes the maintenance of documents in electronic format and their inspection. That is what is provided in section 120. 122, जो बच्चे की थॉट प्रोसेस ऊपर पहुंच गई होगी वो सोच रहा होगा सर 1% कंपनी में तो एक ही मेंबर होता है, और अगर 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है तो फिर जनरल मीटिंग कैसे होती होगी. क्योंकि जनरल मीटिंग का मतलब 1961 के इंस्टीट्यूट के एक सर्कुलर में डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने मीटिंग शब्द का मतलब एक्सप्लेन किया. उसमें उन्होंने बोला मीटिंग मतलब सम्मेलन मतलब 2 या 2 से ज्यादा इंसानों का, इंडिविजुअल्स का मिलना. 1% कंपनी तो मेंबर एक ही होता है, तो वो मिलेगा कैसे? अपने साथ मिरर लेके आएगा और बोलेगा मैं और मेरी तरह ही अक्सर यही बातें करते हैं कि 2 मेंबर होते तो कैसा होता है, ऐसा होता, ऐसा होता. तो for 1% companies what will happen, right? 122 provides for
applicability of this chapter on 1% companies. नेचुरल सी बात है यार, 1% कंपनीज में इट्स नॉट पॉसिबल कि एजीएम हो पाए. फिर पूछ रहे होंगे कि सर ओपीसी में डिसीजन कैसे लेता होगा. तो 1% मेंबर विल जस्ट पास रिकॉर्ड अ रेजोल्यूशन एंड ही विल जस्ट स्टोर इट इन द रिकॉर्ड्स, दैट्स इट. जनरल मीटिंग नहीं होती. ओके, इस चैप्टर के प्रावधान 1% कंपनी को लागू नहीं होते. ओके, इनफैक्ट 96 में भी जब आप एजीएम पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 1 AGM every year. So we will check that out. But at this moment, this is what the scheme of this chapter. एक बार जल्दी से रिवाइज करें पूरे के पूरे सेक्शंस कौन से जल्दी से आ जाओ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. ओके गाइस, सो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. सेक्शन 96 AGM, 100 EGM, 97 98 पावर ऑफ NCLT टू कन्वीन AGM, 98 में पावर ऑफ NCLT टू कन्वीन EGM. सेक्शन 99, अगर आपने 96 97 98 90 सेक्शन 100 का कंप्लायंस नहीं किया कितनी पेनल्टी होगी एक्सेट्रा. 101 से लेकर सेक्शन 101 से लेकर 110 तक. सेक्शन 101 एंड 2 नोटिस कैसे भेजा जाएगा. सेक्शन 102 नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होगा, नोटिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए. सेक्शन 103 4 5. सेक्शन 103 कोरम, कम से कम कितने मेंबर्स आने चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो ही मीटिंग हो पाएगी, और अगर वो नहीं आए तो क्या होगा. सेक्शन 104 चेयरमैन कौन होगा. सेक्शन 105 अगर मैं मीटिंग नहीं पहुंच पाया तो मैं किसी मेरे फ्रेंड को भेज सकता हूँ, किसी को प्रॉक्सी बना के भेज सकता हूँ. सेक्शन 105 क्या हम मीटिंग में किसी को वोट करने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके वोटिंग राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं. 106 107 8 9 10 provides for voting. All these provisions, this entire section just talks about one thing, only one thing, and that is कैसे होगी voting. So section 107 voting by show of hands, 108 electronic voting system, section 109 voting by poll, section 110 postal ballot. 111 12 13 14 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन. 112 और 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, जी हाँ. गवर्नर ऑफ द स्टेट किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, यस. सेक्शन 113 क्या कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर है तो क्या कंपनी अपने बदले लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है, अगेन द आंसर इज यस. सेक्शन 114 व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन. Section 115 very special indeed, the name itself says special notice provides for. Section 115 provides for special notice. Companies Act 2013 में स्पेशल नोटिस के बारे में दो जगह लिखा हुआ है, 140 एक 169. फर्दर 116 117 अगर एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होते हैं या रेजोल्यूशंस की डेट कौन सी ली जाएगी, 116 117 कौन से रेजोल्यूशंस को फाइल करना पड़ेगा हमें आरओसी के साथ, 117 118 और 19 प्रोवाइड्स फॉर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, 119 प्रोवाइड्स फॉर inspection of meeting inspection of minutes of general meeting, and 120 21 22 we just talked about. So this is a fairly the scheme of this chapter. इस तरह से ये चैप्टर का स्कीम बनाया हुआ है. 120 121 122 जो है ये चैप्टर का स्कीम फंडामेंटली आपको बताते हैं. अब we can begin with section 96 which is the prima facie section for general meetings. तो general meetings का जो section है वो है 96. अभी हम लोग first section वहाँ से शुरू करेंगे. So I hope you got a fair bit of idea about how we are going to proceed. तो हम लोग शुरू करने वाले हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से इसको अप्रोच करना है, इसके बारे में हमने बात की. कौन से सेक्शंस इसमें आएंगे हमने इसके बारे में बात की. In the next video you probably will understand section 96. आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ. सेक्शन 96 का जो भी मैं आपको वीडियो भेजूंगा, AGM का जो भी मैं वीडियो भेजूंगा, उसके पहले अगर आपको अपनी तरफ से कुछ करना है तो आप एक छोटा सा काम कर लो. कंपनीज एक्ट 2013 इंटरनेट पे ढूंढो PDF कॉपी उसकी, और उसमें आप फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ लो. और एक बात मेरे से सुन लो,
कि पूरी दुनिया में जिसने फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन नहीं पढ़ी उसको सेक्शन 96 नहीं समझता। छोटी सी बात है लेकिन बड़ा भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। Anyway guys, you have been a lovely audience. Thank you. We will meet very, very, very soon. Bye bye.